इंसुलिन पहले दिया जाता है, तो वो इंसुलिन प्रिस्क्राइब करना, पूरे गोलियां करके नीचे लास्ट में इंसुलिन लिखेंगे, तो ये तौहीन क्या बोलेंगे, तौहीन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि भाई लास्ट से आप लिख दिए कि जो है ना इंसुलिन लिखे हैं आप नीचे की तरफ, और बोले सब चलता, अरे चलता तो सब है, एक तरकीब होती है उसकी। अब अल्लाह ने अगर पैरों में आंखा दे दे तो पैरों उठा के चलना पड़ेगा, समझो ऐसा, तो बोले का मतलब क्या तरकीब और जिंदगी। तो आप क्या करें, इसके बाद अगर कोई दो डायबिटिक आप इंसुलिन लिखे इफ रिक्वायर्ड, उसके बाद में जो बिफोर फूड की जो गोली है जैसा MRL-1 या GMR-1-2 जो खाने से पहले दी जाने वाली दवा को पहले प्रेफरेंस करेंगे। उसके बाद में जब आप अगर एक कॉमनली अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट भी है, अब देखिए पहला अगर थायराइड का पेशेंट है तो थैरोनाम लिख दिए फॉर एग्जांपल, उसके बाद में PPI लिख दी। अब PPI के लिए पेशेंट की कंप्लेन क्या है, कंप्लेन से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, कंप्लेन क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हेडेक, चलिए हेडेक बोल रहे हैं, चलिए हेडेक बोल रहे हैं, PPI लिखते ही पहले हेडेक मैं क्या बोल दिया कि और एक बार इसमें फर्स्ट कंप्लेन इज द चीफ कंप्लेन ऑफ द पेशेंट, जो सब ताबेदारी उन्हें सबसे पहले जो बात बता रहा है कि वो तकलीफ उसकी सबसे बड़ी तकलीफ है, ये याद रखना आपका, क्योंकि उसके सब ताबेदारी में रहते, समझिए। अब उन्हें एक ही कैफियत को दो अलग अलग एंगल से बता, सर में बहुत दर्द हो रहा, सर फट रहा, समझिए, तो सर का दर्द शिद्दत बता रहा उन्हें फट रहा, तो ये दोनों भी बातें क्या है, उसकी तकलीफ की शिद्दत बता रही है, और तकलीफ क्या है। हाँ दूसरे नंबर से हाँ बता दीजिए। अब देखिए अगर हेडेक है तो सबसे पहले आप अगर जो पेशेंट की कंप्लेन है उसको आप हेडेक है तो जैसा एक सिंपल प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ मैं, एक नैक्सोम 250, ये सर के दर्द की दवा है। नैक्सोम कैसा हो, एक PPI खाने से पहले, ये अगर 2 टाइम दे रहे हैं तो बिफोर फूड या बिफोर मील्स, ये 2 टाइम्स, अगर एक ही टाइम देख रहे हैं तो बिफोर ब्रेकफास्ट, काफ़ी ऐसा लिखो। और ये क्या है, नैक्सोम 250 आपको एक सुबह एक शाम ये ऐसा डाला जाता है। अब उसके बाद में अगर उसको सर के दर्द के साथ चक्कर है, एक ही कंप्लेन दर्द, सर में दर्द, चक्कर, गर्दना, हाथाना पूरा ऊपर से नीचे तो उसको चक्कर आ रही, तो उसके साथ आप एक उसको पहले क्या है मॉर्टिन एज, आप उसको क्या करेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये पेशेंट सर में दर्द, चक्कर, मतली, फीवर, तो ये आपको इसमें क्या है, आपको PPI से चलेगा, नैक्सोम एक से चक्कर से लेगा, बोले कोई इचिंग है या सर्दी जुकाम है तो उसके साथ एक लिवोसिड 5, ये बेड टाइम, बेसिकली लिवोसिड का डोज सिंगल डोज है, बेड टाइम है, अगर कोई बीडी भी करा तो ठीक है, मगर TID देना, हमारे पास कई लोग लिख के परेशान कर दिए पेशेंट। तो अब ये क्या है, हाँ अब अगर कोई इसमें नॉन स्पेसिफिक है, अगर कोई इन्फेक्शन से है या कोई चीज़ है, उसको बुखार, जाड़ा बुखार कुछ है, तो आप इसके हटिए एंटीबायोटिक के साथ एक एंटीबायोटिक, एक मेरिडेंस या डोलो व्हाटएवर इट मे बी, मेरिडेंस के साथ मेरिडेंस 3 टाइम, अगर फीवर है उसको तो एक फीवर, और फीवर के कॉज के लिए सिंपली आप टैक्सिन या वहाँ से वगैरह दे सकते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन आप लिखना है। तो ओवरऑल ये फीवर का पेशेंट के लिए है, ये हेडेक के पेशेंट के लिए, जो भी पेशेंट के लिए आप दवा दी जाएगी आप, लेकिन उसको पहले PPI लिखेंगे, उसके बाद में उसको एनाल्जेसिक लिखेंगे, उसके बाद एंटीबायोटिक लिखेंगे, उसके बाद या एंटीहिस्टामिन हो या ट्रैंक्विलाइजर हो या एंटी डिप्रेशन टैबलेट हो, उसको नीचे की तरफ लिखना, और वो 3 to 5 डेज से ज़्यादा नहीं लिखना एंटी डिप्रेशन, समझिए। तो पेशेंट आदि होकर रोज़ वही खाने के चक्कर में रहता, तो ये 3 का है। तो आप रेस्टिल लिख रहे हैं या ट्राइका लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, यू शुड बी गो फॉर रेस्टिल लास्ट। अब कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखे कि भाई आप रेस्टिल से शुरू करें, आप रेस्टिल से शुरू कर रहे हैं, रेस्टिल सुबह शाम दोपहर सुबह तो ये खाएगा भी तो अपने जी नहीं उठने के अलावा, अब अगर रेस्टिल भी अगर शाम में खाने के लिए भी पहले लिखेंगे तो मेडिकल वाला ही बता रहे क्या लिखा भाई, कोई मेडिकल पे आपका प्रिस्क्रिप्शन जाता है तो कोई भी मेडिकल पे जा सकता हो। तो आप जो है ना ये प्रिस्क्रिप्शन का जो फंडामेंटल राइट है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
पहले नाक पेट, उसके अंदर उसकी कंप्लेन के लिए दर्द की गोली या बुखार की गोली, फिर एंटीबायोटिक, फिर जो है ना आप लास्ट या पीपीआई लिखने के बाद एंटीबायोटिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या है, आपका चीफ वेपन क्या है, एंटीबायोटिक यू आर द चीफ वेपन, उसका चीफ कंप्लेन बड़ा है तो आपका भी वेपन क्या है, एंटीबायोटिक है, आपका वेपन है जो चीफ वेपन है, जो आपके पेशेंट को क्योर करना चाहिए। एक क्वेश्चन है हाँ सर। बोलिए। एंटीबायोटिक नुकसान भी है बल्कि बोलते हैं कि जैसा दे रही है तो अब जैसा कि किसी को ऐसे बुखार आया, अब जैसा फॉर एग्जांपल हमारा कुछ आया वायरल फीवर आया तो हम खाली डोलो 650 खा ले रहे हैं या मेनिडेक्स खा ले रहे हैं, कंटिन्यू 15 दिन खा रहे हैं, क्योंकि हम इस बात से डर रहे हैं कि एंटीबायोटिक लिए तो अच्छे अपने एंटीजेंस को भी मार देती है। और नहीं तो कब तक ऐसा है वो कुछ doubt ऐसा, है। हाँ आप क्वेश्चन नहीं है सर ना। सेल्फ डिसीजन इज ऑलमोस्ट डेंजरस, सेल्फ डिसीजन इज ऑलमोस्ट डेंजरस। आप बगैर एंटीबायोटिक के बहुत से बहुत 24 आवर्स 48 आवर्स टॉलरेट कर सकते हैं। रिकरेंट फीवर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो आजकल पहली बार सुनिए, डॉक्टर के पास पेशेंट 3 छुरियां पड़ लेके आ रहा होने पर बड़े बड़े छुरियां रहते ना, पहले अपने घर के जो उनके भाई बोलती है, बाबा बोलते, चीचा बोलते, घर वाले एक कालपाल खा लिया, पैरासिटामोल खा लिया, लिवोसेट खा लिया, महासेप खा लेके मेडिकल हॉल पे जाना, मेडिकल वाले ऐसे ये दिए बोलते उन्हें एजिथ्रोमाइसिन पैरासिटामोल लिवोसेट देके 2 दिन के बाद तीसरे दिन नहीं कमा तो आप डॉक्टर के जाना पड़ता बोलते जब आता हूँ। अब यहाँ आने के बाद अगर अपन पैरासिटामोल दिया खा लिए तो उन्हें बोलता है ये तो मेरा, हम लोग अच्छे इससे होते। लेकिन बेसिकली क्या है, ये जो सोच है वो गलत है। आप एंटीबायोटिक अगर बिला वजह अगर आप पैरासिटामोल ले रहे हैं, आपको अगर बगैर इन्फेक्शन का फीवर है तो ऑटोमेटिकली वो 2 दिन में खत्म हो जाता है फीवर खुद ब खुद। लेकिन फीवर की और एक खास बात ये है, सबसे फंडामेंटल बता रहा हूँ मैं आपको, फीवर एक ऐसी चीज है जो बगैर दवा के भी अच्छा हो सकता है। अगर 103 100 फीवर की है, खाली ठंडे पानी के पड़ी स्क्वाटिंग करते जाइए आप, कुछ मत करिए, खाली मुंह हाथ धुला के एक पीक लेवल पे जाके तो खुद ब खुद नॉर्मल आता है। लेकिन सबर किसके पास रहेगा, उसके मुजीद असरात कायम हो जाएंगे। फीवर अगर ज्यादा हो जाएगा तो पेशेंट को फिट्स आना शुरू हो जाएगा, हाइपरपेरेक्सिया में सीजर्स कन्वर्जन्स आना शुरू हो। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या है, स्पंजिंग इंपॉर्टेंट है, समझिए। अब आप पेशेंट आया तेज बुखार ले लेके तो अपन घर में पट्टियां डाल दो बोले थे, अब 5 जगह दवाखाने में भी डालते थे। अब अगर अपन पट्टियां डालते उसको पट्टी तो दूसरों को पट्टियां बनना पड़ता पट्टियां बनने का सिस्टम अब क्योंकि माहौल ऐसा हो गया, पेशेंट कैसा है, आप ऐसा दवा लेना, ऐसा अच्छे हो जाना, ऐसा काम पे चले आना, ऐसा इंजेक्शन देते हैं मेरे को दूसरे दिन से कल से ड्यूटी को जाना है, अब वही इंजेक्शन दिया वो परेशान है पेशेंट। अरे भाई तो आप ये बोलिए कि अर्जेंट लेके जाओ, बहुत आखिरी वक्त सीरियस है कि हाँ बिल्कुल मेडल बिल्कुल वीक चल रहे हैं बोलना, जाके इमीडिएटली भिजा देना, क्योंकि जब आप डिक्लेयर कर देंगे ना मर गया तो आपको सर्टिफिकेट टेबल के बढ़ जाते मिलने वाले, समझिए आप। और आप ले नहीं सकते हो कॉज ऑफ डेथ, कोई भी नहीं लिख सकता। कॉज ऑफ डेथ बोलना एक अलग बात है, लेकिन प्रूफ हो गया तो मुश्किल हो जाता है। आपको क्या मालूम कैसे मरा होगा, मर गया बोल के लिख दिए तो बहुत परेशानी में पड़ जाते। तो आप लोग आज ना कल ना चौथे ईयर में ना 5वें ईयर में ना प्रैक्टिस में आने के बाद ना कभी लाइफ में किसी को डेथ, सिर्फ ये है कि घर पे आके देख लो बोले तो ये कमिटमेंट के साथ जाना, मैं देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, लेकिन हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अब कोई ज़ईफ़ उम्र सीधा हो रहे थे तो लोगों का ये फिक्र रहता कि नो मरे या जिंदा है वो तो ही मालूम होना था कि गस्तर को फ़ोन करना रहता, सभी अब ये रिश्तेदारों को फ़ोन करना रहता। ये हमारे पेशेंट के अल्फाज, अरे हमें वो सर्टिफिकेट नहीं तो नहीं, कल मर गए थे, वो उनके भाव आता, बाद में भांजा आता, मामू आते, चिच्चा आते, पोतरे आते, वो उनका सर्टिफिकेट ना भाई वजीफा मिल रहा, उनकी बच्ची है एक बेरोजगार, अभी शादी नहीं हुई, उसको पेंशन करना है, आप लिख के दिए तो होता, आप ही देखे थे ना मरे होगा परेशानी में फंस गए समझा। तो ये नेकी कर दरिया में डाल दो भी, वो भी अच्छा, उससे भी खतरनाक है। दरिया में डाल दो तो भूलियो की बात है, यहाँ भूलना कहाँ है, उसकी सजा है, नेकी की सजा है। तो ऐसा भी होता है, इसलिए कभी भी डिक्लेरेशन डेथ मत हो। तो अब डेड बॉडी क्या हो, ये भी डेड हो गया। अच्छा हवा चलिए यहाँ है ना पानी इसमें नहीं डालना, झटको झटको खाली चेक करो। थोड़ा डालो आज डिप करके झटका मारो यार। आप हाँ आप मत दीजिए उसको, चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत परेशानियां रहते हैं।
उसके परेशानियों के अभी आप लोग सफ़र नहीं हुए और अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हो ना आपको कोई फ्यूचर में आप देख लिए कि सीरियस है, हर पेशेंट को ट्रीटमेंट देने की कोशिश मत करिए। तो जब उसकी हालत जनरल कंडीशन मालूम, पेशेंट देखते देखते मालूम हो जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी मालूम हो जाती है कितना बीमार है, तो फ़ौरन उसको देख लेंगे इमीडिएटली भिजा देना उसको। आप ज़रा पानी पिला के मुझकी लग रही, पानी पिलाएंगे उसकी आखिरी इसकी रहेंगी, परेशान हो जाएगी। अपन पानी पिलाने के चक्कर में नहीं है, ये जंग शुरू होने के बाद तलवार तेज करने वाली बात है। सबसे पहले आप जब जाएंगे या पेशेंट की बॉडी देखेंगे, पल्स देखेंगे। सबसे पहले पल्स के एग्जामिनेशन में क्या है, आपको पल्स कहाँ देखी जाती है, हम साइड इतना काफी है। जब ये देखेंगे कि आप पल्स यहाँ पे बिल्कुल अगर आपको कलेक्ट नहीं हो रही, देन गो फॉर द एल्बो साइड पे देखें। अगर एल्बो साइड पे भी अगर नजर नहीं आया तो जुगुलार, आप जुगुलार, ये तीनों पल्स देख लें आप। अगर कभी कभी क्या होता है, ये किसी वजह से कोई शॉक की वजह से क्या होता है रेडियल पल्स नहीं आती, जुगुलार अगर बीट हो रही है तो उसको हॉस्पिटल भेजा दिए, आप कुछ भी कोशिश मत करिए, खाली आपका पहला काम ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बीपी, जैसा एग्जामिनेशन में गया ब्लड प्रेशर, आप उसको देखना है तो उसका बीपी चेक करना। बीपी 1 से 2 बार लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड देखना उसको। एग्जामिन द ब्लड प्रेशर, अप्लाई द बीपी apparatus and बीपी कफ ऑन बोथ हैंड्स, एक साथ नहीं, एक के बाद एक, राइट एंड लेफ्ट। फिर किसी में क्या होता है, एक वो हजारों ने लाखों करोड़ों पेशेंट में एक पेशेंट होता है कि एक हिस्सा उसका पूरा कोलैप्स होता है, एक हिस्सा पूरा जिंदा रहता है किसी पेशेंट में। तो इसलिए कि दो साइड भी, आप पहले बीपी इधर देखें फिर बीपी इधर देखें, दोनों लेफ्ट एंड राइट, ये हो गया। अब ये बीपी भी नहीं बता रहा, पल्स भी नहीं बता रही, मर गया बोल के नहीं बोल देना, ऐसा बोल देना भी खतरनाक है, इतना भी नहीं हुआ अभी। उसके बाद आप उसको ऑस्कल्टेशन, वो खाली ड्रामों में इसमें है कि खाली ऐसा नाक के पास हवा आ रही नहीं आ रही बोल के हाथ हिला के बता देते, और जस्ट फॉर एक साइन है वो, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए है। आप खाली इतना हाथ ना के, पेशेंट बोलता है ये तो हम भी कर ले सकते हैं, समझिए आपको बुलाने का मकसद क्या है, वाइटल इज इम्पॉर्टेंट। आप पल्स देख ले 3 जगह पे, फिर उसका बीपी देखे दोनों आर्म्स के ऊपर, लेफ्ट एंड राइट। अगर बीपी नील है तो नील, बीपी नॉट नील बोल के नहीं, बीपी नॉट रिकॉर्डेड, बीपी नॉट रिकॉर्डेड, अगर रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड, समझिए एक। और उसके बाद में आप उसके बाद ऑस्कल्टेशन में आप उसको हार्ट बीट जो पेस पे बताया मैं, बेस ऑफ द हार्ट, अपेक्स ऑफ द हार्ट एंड सेम बेस ऑफ द राइट हैंड। एंड अब इसको लंग्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जब उसका दिलीनेस इस समय ज़्यादा लंग्स कहाँ से देंगे अपन, नहीं, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक पीपल्स जो आँख की जो पुतली होती है उसको लाइट बंद करके देखना। कभी पेशेंट को इस वक्त में क्या होता है, लाइट खुली रखने से आँख के पुतलियाँ खड़े रह जाते हैं, तो लाइट को बंद करके उसके पिपल्स देखने चाहिए कि डायलेट हो रही नहीं हो रही पिपल्स, कि आप देखेंगे अगर आप रोशनी मारेंगे तो वो डायलेट होती है पिपल्स, अगर नहीं तो अपनी उंगली से ऊपर से आप उसको थोड़ा प्रेस करना, ऐसा धकलना, आगे पीछे करके देखना, ऐसा ऐसा ऐसा, और एक ही जगह डल्ला नुमा ठहर जाता। दूसरा, अगर उन्हें मुंह खुला रख के सो रहा, मर गया है मुंह खुला है, तो आप कोई भी टंग डिप्रेशन है तो घर में से किसी को बता कि चाय का चमचा लाने के बाद उसके टंग को देखना, टंग उसको मूव करना, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, पलटा के देखे तो टंग में क्या होती है, जान खत्म हो जाती। अगर पेशेंट अगर जिंदा है, आर्गन फेल्यूर में है, उन्हें तो उन्हें क्या करता, अगर टंग को अपन प्रेस करेंगे तो जबान अंदर बाहर करता हो, यानी जबान में फंक्शनिंग आ जाती है, समझिए आप। तो उसको वैसे पेशेंट को आप डीजे शॉक वगैरह देना है, क्योंकि ये एक साइन है। उसके बाद ये देख लिए और ऑस्कल्टेशन देख लिए, पिपल देख लिए, बीपी देख लिए, ये एक के बाद एक देखना है, एक के बाद एक। और वो पेशेंट मर गया वक्त पे क्या है, वहाँ रोनों के चीखों की आवाज़ आ रही थी, कोई जने आँख पे गिरने वाले रहते, बचा लो डॉक्टर साहब बोल के कपड़े फाड़ देते हैं, समझिए आँख पे तो तैयारी के साथ रहना अपन भी, आँखें की नहीं, कोई भी टाइट कपड़े पहने का, टाइट कपड़े के बजाय तेल लगा लेके भी जा सकते हैं, पकड़ने नहीं, भागने के। तो अटेंडर क्या करता, वहाँ रिश्तेदार को छोड़ के पहले अपने को पड़ जाते, समझिए पकड़ लेके बोलते डॉक्टर साहब हमारे वालिद को जो भी वो वक्त है उनका, वो तो किसी को भी आने वाला है, ये उनके साथ हुआ, अपने साथ भी होता, अपना भी वक्त आए, अपने बड़ों का भी आया तो अपने को भी तकलीफ हुई है, सब एक तकलीफ है। लेकिन अब मेडिकल फील्ड में अपने को जो होने वाले इंसिडेंट है ये है कि वो पेशेंट पहले आप कुछ तो भी इंजेक्शन जो बोलते हो, अरे मर गया उन्हें, फिर भी इंजेक्शन कितनी देर हुआ, तो आप क्या बोलना, अगर थोड़ी देर हुआ
तो आप ये चीज पूरे साइनस ये साइन पहले माइनस होने के बाद अब आप देख लेंगे नहीं मर गया। अब ओल्ड एज है तो आप घर पे बोल देना कि भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा कि इनकी सांसें नहीं चल रही है, फिर भी आप हॉस्पिटल लेके चले जाओ। डीजे शॉक देना पड़ता बोलना उसको, डीजे शॉक। तो उन्हें क्या समझता है, अंग्रेजी वर्ड है बहुत बड़ा, कुछ भी इससे वापस आ सकते क्या होगा, पेशेंट की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। डीजे शॉक दिए तो डीजे शॉक्स में क्या होता है, जब पूरा टोटल ये हॉस्पिटल में अगर आप हैं, आपको कोई एग्जामिनेशन में पूछा कि भाई अगर आपके वाइटल पूरे उसके नेगेटिव हैं तो देन फर्दर क्या करेंगे आप, तो आप डेथ डिक्लेयर नहीं करेंगे हॉस्पिटल के अंदर, डीजे शॉक देंगे। तो डीजे शॉक्स का जो जोल्स है, जिस इलेक्ट्रिसिटी का जो उसका एक डीजे शॉक देने का एक मशीन है, उसके जोल्स होते हैं। तो उसके जोल्स क्या है, कोई 100 डिग्री, कोई 180, 300, 200, 360 जोल्स आखिरी है। डीजे शॉक जो देते हैं 360 जोल्स पे लास्ट देते हैं, 360 जोल्स। तो उसका तरीका क्या है, पेशेंट अगर ऐसा लेटा हुआ है तो उसके दो अप्लायर रहते हैं, जैसा अपन शॉक देने के किसी को दो मशीनें होती है ना, जैसा जरा स्थित दीजिए आप अभी जो स्थित है सीपीआर भी, हाँ सीपीआर भी करना है वो तो आपको अभी डिक्लेयर करने से बस जो है ना, अगर हम जो जॉल्स दे रहे हैं तो एक जॉल्स का एक हैंडल रहता, तो उसके एक क्लैम्प रहती है जैसा स्लीपर टाइप में समझ लीजिए, जो आयरन छोटे आयरन की तरह। तो उसमें क्या होता है, रखना कहाँ उसको, कहीं दो तरफ दो लगा देंगे नहीं तो परेशानी होगी। एक स्टर्नम पर रखना है उसको, स्टर्नम पर रख के उसको जोल्स करने के बाद स्टर्नम पे एक रखना और हार्ट पे। ऐसा पेशेंट लेटा हुआ है तो स्टर्नम और हार्ट पे पहले, इससे पहले क्या है सीपीआर कर लेना बेहतर है। सीपीआर में क्या है, अगर ऑक्सीजन की कमी से उनके आर्गन ब्लॉक है तो पहले एयर माउथ टू माउथ, फौरन ना क्या करें आप माउथ टू माउथ। अगर आप हॉस्पिटल में है तो पहले ऑक्सीजन लगाएं, पेशेंट आते पहले ऑक्सीजन लगा के वाइटल देखना है आप, अगर हॉस्पिटल में। अब क्लिनिक पे आप घर पे तो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करें उसको थोड़ा सा, अगर आप माउथ टू माउथ में अगर डिफिकल्टी है, कोई पेशेंट कोई बीमारी से हो सकता है, तो अपनी जो बैंडेज की जो गॉस होती है ना, गॉस की पट्टी रख के भी दे सकते हैं, क्योंकि उस पर एयर पास होती है। तो गॉस की पट्टी ऐसा मुंह पे रख के आप फूंक सकते हो उसको, 1 से 2 बार फूके और स्टर्नम के ऊपर या हार्ट के ऊपर रख के आप उसको प्रेस करते जाएंगे 3 से 4 बार एक एपिसोड में। 3-4 एपिसोड में आप क्या करें, उसको सीपीआर करना, माउथ टू माउथ हवा देना और उसके ये पे रख के ये ऐसा प्रेस करना। ऐसा दबा देंगे तो फसलियाँ तोड़ जाएंगे उसको, ऐसा भी नहीं देना है कि उसके फसलियाँ तोड़ के सलीका, उसको यानी हार्ट को स्टिमुलेट करना है, सीपीआर करना है। अब आप घर में जितना सीपीआर कर सकते 2 से 3 सेशन करना आप सीपीआर, उसके बाद नहीं आ रहा तो आप डिक्लेयर कर दे सकते। अब डीजे शॉक तो यहाँ अपने पास होता नहीं, तो अपने को क्या है सीपीआर। तो सीपीआर क्या है, हर एम्बुलेंस के ड्राइवर को आना चाहिए, इवन सीपीआर करके रोड पे से आपको, इससे पहले मैं आप सीपीआर दिया था ना, आपको याद होगा हमारे सना कि रोड के ऊपर भी आपका हक है, फंडामेंटल राइट है कि अगर रोड पे भी कोई गिर गया है तो सबसे पहले आप क्या करना, ठहर के एक आदमी हो या लेडी हो, कोई भी डॉक्टर हो, उन्हें ठहर के अपने ट्रैफिक को टर्न कर देना। कोई एक्सीडेंट हुआ या है तो पुलिस का इंतजार की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर हमदर्दी है तो पहले आप स्टॉप कर देंगे, पहले ट्रैफिक को स्टॉप कर दें, आप जाकर डर जाए सब ब्रेक मारना शुरू कर देते। एक आदमी को बुला के बोले कि भाई एक्सीडेंट हुआ, ऐसा हाथ से बता दें, ये इधर एक्सीडेंट हुआ है, जाना है, तो आप ये हाथ स्टॉप करके ये हाथ आप रोड के ऊपर का ये फ्लो ऐसा है, अगर इधर हटाना है तो इधर क्या है, तो ऑटोमेटिकली 1 से 2 गाड़ियाँ रुक जाएंगे। तो जब लोग टर्न हो जाएंगे, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद किसी को भी शॉट करके बुला के भाई प्लीज़ हेल्प बोल के बुला के आप पहले ट्रैफिक को कंट्रोल करा के उसके बाद में जस्ट इमीडिएटली टू कॉल टू द एम्बुलेंस एंड पुलिस ऑल्सो, दोनों। समझिए मेरे क्लिनिक के सामने एक्सीडेंट हो गया, मर गया, मैं पहले एम्बुलेंस को बुलाया तो सर्कल आके मेरे से स्टूडेंट लेके बोला कि व्हाई यू नॉट कॉल टू द एरिया पीएस फर्स्ट। क्लिनिक के सामने एक्सीडेंट हुआ हमारे, भाई देखा नहीं कुछ भी नहीं, खाली मैं एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया, खाली बाहर निकल गए, बोल की आवाज़ है 2 बजे 3 बजे रात को। तो बाहर एमएस पे मैं जब एमएस बोल के क्लिनिक का नाम था, वहाँ रात के 1 से 3 बजे देखता। 2 बजे के बाद जो रोड पे हमारे नौजवान बच्चे मम्मी पापा गाड़ी दिला देते फ्री में, नहीं तो बगैर कुंजी के दूसरी कुंजी बजा के लेके निकल जाते। दोनों जा रहे जाके गाड़ी वाले को मारे, एक बेचारा नॉर्मल जा रहा था, दूसरे तो 2 जने वायरल, तीनों एक्सीडेंट हो गया। तो बाहर जब मैंने आवाज़ आई तो देखा कि भाई लोग भाग क्या है, तो एक बाजू हटा रहे हैं, तो फिर बाजू लेके उसको फिर पानी पिला के, तो एक जना तो रोड पे पड़ा हुआ है, फौरन 108 को 108 5 मिनट में आ गई। उसके अंदर पुलिस को इन्फॉर्म करे, उन्हें आधे घंटे का पेशेंट देख रहा हूँ, गाड़ी लेके पीएस पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन उनकी छोड़ के मेरे घर आ गए। आप पहले पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करे? मैं उसको सर्कल होने अपनी जगह है,
मतलब आप आने से पहले आपको अगर फ़ोन करता, आप 108 को फ़ोन करते, तो ये दोनों के फ़ोन करने में ज़्यादा टाइम हो जाता। तो इसलिए पहले पेशेंट को एक्सीडेंटली जो है ना, क्योंकि ये कोई मेडिकल लीगल केस आपके लिए है और वहाँ बगैर मेडिकल लीगल केस में कुछ भी नहीं होता। पेशेंट को पहले ज़रूरत थी एम्बुलेंस की, तो इसलिए एम्बुलेंस को कॉल करे और उसके भाई ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया 100 डायल पे, आप चेक कर लीजिए बस होता है तो अच्छा बोलिए। फिर थोड़ी देर बैठ के यूँ तो करके ये वो बातें करके, मतलब पुलिस वाले ऐसे थे, पुलिस है वो सुन जाओ कुछ तो भी ये करने की चाह नहीं। आदमी रहा तो हैबत खड़ा था, हाँ मैं कहीं को नहीं कह रहा कि मैं मुजरिम हूँ क्या हैबत से बोल, हाँ चलो निकालो 2000 रुपये बोल के लिख लें तो पुलिस का मामला है तो नहीं पड़ता। मैं तो फिर एरिया तो मतलब क्या है, आपको दोनों को कॉल करना है, पुलिस 100 and 108। तो आप इस वजह से करना है कि आप 108 को कॉल करें तो आजकल कॉल करने के लिए आपको 2 to 3 मिनट्स लगते हैं। 108 आप दवा क्यों दिए, वो क्यों दिए, मैं कई स्टेटमेंट दिया हूँ, मैं टाके भी 70 80 150 टाके दे के भी जाके पेशेंट अदालत में बोलना पड़ा, अभी टाके कहीं को दिए, वहाँ पुलिस वाले स्टेटमेंट लेके आगे एक मसनवी बॉडी मंगा के उसको CPR कैसा करना पूरा बड़ा अपन डीमो करेंगे उसके लिए इंशाल्लाह। आप यहाँ पे ख़त्म। अब ये डेड बॉडी के लिए डिक्लेरेशन काफ़ी है इतना, आपको इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। अब रहा सवाल, अब मैडम चले गए कहते आपकी तो 7:20 हो गया। चलिए आप जस्ट एक छोटा सा गैनिक में एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, उसके बाद आप लोग चले आइए, ठीक है। अगर कोई जाना चाह रहे दूर है तो आप जाना चाह रहे जा सकते हो उसके, जो जाना चाह रहे हैं। एक क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं बोले तो गैनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ना थोड़ा आपका फ़ोन दिए ना जरा ओपन